हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी स्टार्ट होने वाली है वन शॉट लीनियर अलजेब्रा। ये लीनियर की स्पेलिंग क्या होगी, चलो कोई नहीं, एडिट मिस्टेक होती रहती है। आज हमारी वन शॉट लीनियर अलजेब्रा की थर्ड पार्ट क्लास है। दिस वन इज ई, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा की पार्ट 3 क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हमारा टॉपिक। JCF फॉर्म। अब ये JCF फॉर्म हमारे पास क्या हो गई, इसकी फुल फॉर्म ही पहली चीज़ तो ऑब्वियसली इसको देख के याद आती है मुझे, क्या है ये JCF। तो J से हमारे पास क्या आते हैं, जॉर्डन, C कैनोनिकल एंड द F इज फॉर फॉर्म। JC फॉर्म हो सकता था ये, तो JCF फुल फॉर्म यही है, जॉर्डन कैनोनिकल एंड F इज फॉर्म। अब ये कैसी फॉर्म है, कैसा काम करती है, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास ये एज अ स्टैंडर्ड हम यूज़ कर लेते हैं किसी मैट्रिक्स को दिखाने के लिए, ठीक है, कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यू, रैंक वगैरह जो भी होता है, इजीली वो चीज़ निकल जाती है क्योंकि इसमें डायगोनल पे होता है। मेन दारोमदार कहाँ होता है इसका, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर। प्रिंसिपल डायगोनल से ही हमें इसकी मोस्टली चीज़ें पता लग जाती है। प्रिंसिपल डायगोनल से ही हम इसकी आइगन वैल्यू पता लगा सकते हैं। आइगन वैल्यू मिल गई तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी मिल जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल भी मिल जाएगा, रैंक भी मिल जाएगा। बस मेन चीज़ यही होती है मेरे पास मैट्रिक्स की। इसलिए जो JCF फॉर्म है वो मेन, जो उसका सारा का सारा मेन मैटर होता है वो डायगोनल पे होता है, दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर। अब ये है क्या और हम इसको कैसे निकालते हैं। ये मैट्रिक्स ले ली मैंने, कोई बना ली, ठीक है जी, n क्रॉस n की। अभी मुझे एक मैट्रिक्स के दे रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस टाइप के, P1, यानी कि ये P1 क्या है, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है लैम्डा 1 की। दिस वन इज P2 एंड सो ऑन टू x माइनस लैम्डा n रेज टू द पावर Pn। अब बात आती है मेरे पास किसकी, मिनिमल पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा x माइनस लैम्डा 1 रेज टू पावर Q1, x माइनस लैम्डा 2 रेज टू द पावर Q2 एंड x माइनस लैम्डा n रेज टू द पावर Qn। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, ये जो Q1 है और ये P1 है, इनके अंदर क्या रिलेशन होगा, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, क्या P1 बड़ा होगा या फिर Q1 बड़ा होगा। ऑब्वियसली सी चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में हम पूरा का पूरा अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी, लैम्डा 1 जितनी बार भी आया वो सारा का सारा होगा, लैम्डा 2 जितनी भी बार आया वो सारा होगा। लेकिन इसमें कम हो सकता है ना, क्योंकि इसमें हमें क्या लेना होता है, स्मॉलेस्ट एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, कि सबसे छोटा पॉलिनोमियल लेना होता है जो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर जाए। तो ऑब्वियसली सी चीज है, यहाँ पर जो QI होगा वो लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है और लेस देन भी, फॉर ऑल I 1 to n। ये चीज होगी यहाँ पे। अब इसका JCF फॉर्म से क्या लेना देना है। सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ JCF फॉर्म में, क्या करती हूँ, ऑल आइगन वैल्यूज़, सारी की सारी जो भी आइगन वैल्यूज़ होगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड सो ऑन, उनको रखेंगे कहाँ, रखने के लिए कोई जगह चाहिए। अभी मैंने बोला था आपको, इसका मेन जो प्लेस है वो प्रिंसिपल डायगोनल है। तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ को प्रिंसिपल डायगोनल पे हमने रख दिया। मान लिया ये लैम्डा 1 है, ये इतनी बार रिपीट हुई है, फिर आ गया लैम्डा 2, ये इतनी बार रिपीट हुआ है, फिर लैम्डा 3 एंड सो ऑन टू लास्ट में मेरे पास क्या है, लैम्डा n है। मीन्स सारी की सारी आइगन वैल्यूज को हम यहाँ है प्रिंसिपल डायगोनल पर अरेंज करते हैं। अभी बोलोगे आप ऊपर और नीचे का क्या करें, वो भी देखेंगे। अभी मैं करती हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड में मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया ये जो हमारे पास मैट्रिक्स थी, ये मैंने अभी जो मैट्रिक्स बनाई है डायगोनल टाइप की, इनटू ब्लॉक्स में। किसमें, ब्लॉक्स के अंदर। अभी कौन से ब्लॉक्स बनाऊं और कैसे ब्लॉक्स बनाऊं,
सेम आइगन वैल्यू का एक ब्लॉक्स बना लिया, जैसे कि ये है ना, तो ये सेम आइगन वैल्यूज थी, इनका एक ब्लॉक बन गया। अभी यहाँ तक लैम्डा 2 है, ये सेकंड ब्लॉक बन गया। 3 ब्लॉक, बताओ टोटल कितने ब्लॉक्स बनेंगे? क्लियरली है n ब्लॉक्स बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी हो गई सेकंड। अभी इसके बाद फिर मुझे क्या है इन ब्लॉक्स से भी काम नहीं चलेगा, इन ब्लॉक्स को भी आगे डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ डिवाइड करो ईच ब्लॉक, ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं रेड वाले, अभी क्योंकि देखो ब्लॉक तो बना लिए लेकिन इनका यूज कहाँ हुआ? इसका यूज तो हो गया कि P1 टाइम आया है, ये P1 मतलब ये जो है ना ये P1 टाइम है क्योंकि इसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है। ये Q1 टाइम रिपीट हो रहा है तो ठीक है, नहीं P2 सॉरी Q1 नहीं, ये P2 टाइम रिपीट हो रहा है, ये P3 टाइम हो रहा है। अब इसने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का यूज तो कर लिया, फिर ये क्यों लिखा? फालतू में ही लिख दिया? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज फालतू में लिख दे हम। तो अभी इसका क्या यूज होगा वो चीज देखो। डिवाइड ईच मैट्रिक्स, एक मिनट को, डिवाइड ईच मैट्रिक्स नहीं, ईच ब्लॉक्स इन द मैट्रिक्स, जो हर एक ब्लॉक बनाया है, इनटू सब ब्लॉक्स। अभी इन ब्लॉक्स को भी मुझे सब ब्लॉक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब कैसे डिवाइड करूंगी? देखो, जो ऑर्डर होगा सबसे पहले वाला 1 डायगोनल ब्लॉक, जो ऊपर वाला सब ब्लॉक होगा, ठीक है। जैसे कि अभी इसको मैंने डिवाइड करा, मान लिया ये 2 ब्लॉक्स बना लिए, ये 2 का 1, बाकियों का 1, तो जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा इसका ऑर्डर मतलब इसमें कितनी आइगन वैल्यू है, जो सबसे फर्स्ट वाला ब्लॉक होगा, सब ब्लॉक होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा? QI, जितना कि मिनिमल पॉलिनोमियल का है, ठीक है। तो ये जो लैम्डा 1 थे, इसको मैं वो करके दिखाती हूँ आपको। कहाँ करूँ? यहीं कर दूँ? यहीं कर देती हूँ। देखो, जैसे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला लिया है, मैंने फर्स्ट वाला ब्लॉक लिया है लैम्डा 1 का, ठीक है। अब ये कितनी बार आ रहा है? P टाइम्स आ रहा है ना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में। अब इसने बोला इसको सब ब्लॉक में डिवाइड करो, और जो सब ब्लॉक में पहला सब ब्लॉक होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? QI, यानी कि उसके अंदर QI एलिमेंट होनी चाहिए। अभी मैं इसको कैसे करूं कन्वर्ट? मान लिया यहाँ तक ही Q बन रहे हैं, लैम्डा Q 1 2 3 4 Q, तो ये मेरे पास बन जाएगा पहला सब ब्लॉक। और फिर इन बाकियों के साथ हम कितने भी बना सकते हैं, 1 1 का ही बना सकते हैं, 2 2 का भी, 3 3 का भी, 4 4 का भी। डिपेंड किस पे करेगा? अब ये दोनों के ऊपर, मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मिला के, ठीक है। पहले वाला जो सब ब्लॉक बनेगा वो सिर्फ मिनिमल पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा, इसके ऊपर जितना ऑर्डर है उसका, बाकी वाला दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? अभी बताते हैं। अभी ये हो गया। नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा, सब ब्लॉक होगा, यानी कि बाकी वाले जो बचे हैं इनका ऑर्डर हमेशा क्या आएगा? लेस देन इक्वल्स टू QI आएगा। क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू QI। अभी ये कैसे हुआ समझ में आएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो, ठीक है। एक बार ये स्टेप ध्यान रख लो। अभी ये सब ब्लॉक्स जो मैंने बनाए हैं इस टाइप के, मैं इसमें करके दिखाती हूँ किसी और कलर से। कौन से करें? ग्रीन। अभी मान लिया ये मैंने सब ब्लॉक्स बना लिए ब्लू कलर के, ठीक है। ब्लॉक्स के भी सब ब्लॉक्स हैं, दिख रही है। तो ये जो सब ब्लॉक्स बने हैं इनको ही हम क्या नाम देते हैं? जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है। ध्यान रखना, ब्लॉक्स, ठीक है। इन ब्लॉक को नहीं बोलते हमने ये जो बड़े बड़े अलग कर, नहीं, इनके भी जब हमने पार्ट बनाए अकॉर्डिंग टू मिनिमल पॉलिनोमियल, उन सब ब्लॉक्स को हम बोलेंगे जॉर्डन ब्लॉक। अब ये हुआ कैसे? एग्जाम्पल से समझा देते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आ गया? ये होगा नहीं रेस, चलो कोई बात नहीं, ग्रीन ले लेते हैं। चलो, अभी मैं आपको एक कोई भी मैट्रिक्स देती हूँ, क्वेश्चन दे देती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आएगा। मान लिया x - 11
रेज टू द पावर 5, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो गया उसका। और मैट्रिक्स का मिनिमल पोलिनोमियल मेरे पास हो गया x माइनस 11 का क्यूब। ठीक है, अभी बना लेते हैं मैट्रिक्स सबसे पहले। तो अभी क्लियरली देखो, मैंने एक चीज बोली थी ना आपको, अब इसमें कोई और आइगन वैल्यू है नहीं है ना, तो ऑब्वियसली जो जॉर्डन ब्लॉक की मैट्रिक्स बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग बनती है ना, 5 क्रॉस 5 की बनेगी। अगर यहाँ पे और भी आइगन वैल्यूज होती तो उनको भी काउंट कर लेते हैं, 5 इसकी है, 6 उसकी है, 7 उसकी है, टोटल करके यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे सिर्फ सिंगल ही आइगन वैल्यू है उस मैट्रिक्स की, तो ये लिख दो 5, ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अभी क्या करते हैं, 11 डाल दूं, ये तो मेरे को पता ही है, 11 5 टाइम्स आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल पे, 1 2 3 4 5। अभी आपको एक और बात बतानी रहेगी, इसके 4th स्टेप में क्या होगा, जो ये सब ब्लॉक बने हैं है ना, ये जो मेरे पास सब ब्लॉक्स बने हैं, हर एक सब ब्लॉक का जो सेकंड एलिमेंट होगा है ना, उसके सुपर डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन पे मैं क्या पुट कर दूंगी, 1 पुट कर दूंगी। कैसे, अब फर्स्ट एलिमेंट का तो सुपर डायगोनल क्या मैट्रिक्स से बाहर ही चला जाएगा, सुपर डायगोनल क्या होता है, जो ऊपर हो गए इसके। अब इस डायगोनल के जो ऊपर होगा वो तो मैट्रिक्स के बाहर चला जाएगा एलिमेंट, यानी कि होगा ही नहीं। अब ये सेकंड एलिमेंट है, इसके ऊपर का एलिमेंट ये है, यानी कि इसके साथ वाला, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और बाकी सारी पोजीशंस में हम क्या पुट कर देंगे, इसके ऊपर नीचे 0। समझ में आई चीज। अब वैसे ही दूसरा, मान लिया ये दूसरा ब्लॉक है, ये चलो एग्जांपल में समझा देती हूँ अच्छे से, यहाँ खिचड़ी सी बन गई है। डिवाइड कर दिया, बिल्कुल क्लियरली देखना अगर किसी को नहीं आ रही है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ये हो गया मेरे पास 5 डिवाइड। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था आपको, ब्लॉक्स बनाने हैं, ये ब्लॉक्स तो बन गए है ना, ये तो सिर्फ एक ही ब्लॉक बनेगा क्योंकि इसमें कोई दूसरी आइगन वैल्यू नहीं है। ठीक है, ब्लॉक तो सिंगल ही है। उसके बाद ब्लॉक मेरे पास कैसे है, ओनली 1। अब मेरे पास बात आती है किसकी, सब ब्लॉक्स की, यानी कि जॉर्डन ब्लॉक जो मुझे चाहिए। उसमें मैं क्या लेती हूँ, मेरे को मिनिमल पोलिनोमियल चाहिए है ना, क्योंकि पहला तो इसी के अकॉर्डिंग बनने वाला है। बना दिया मैंने, 3 इनको इकट्ठा किया और ये बन गया, यही होता है। लेकिन इसमें यहाँ से ये काम नहीं चलने वाला है, एक मिनट को इरेज ही करती हूँ क्योंकि पूरा ब्लॉक ही नहीं बनेगा। अभी ये बन गया, डैश 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 करके मैं दिखाऊंगी आपको एक बार, ये बन गया। अभी दूसरे में ये 2 बन गए, इनको मैं सिंगल सिंगल बनाऊं या फिर डबल बनाऊं, 2 चॉइस होगी ना मेरे पास। कैसे, अभी ठीक है, मेरे पास 3 थे, 3 तो मैंने इकट्ठे लेने ही है, क्यों, क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल की पावर है। अभी बचे मेरे पास 2 और है ना, अब इन दोनों को मैं सिंगल सिंगल ब्लॉक, सब ब्लॉक भी बना सकती हूँ या फिर 2 का जोड़ा भी बना सकती हूँ, पेयर भी बना सकती हूँ। तो फिर अभी ऑब्वियसली सी बात है, 2 फॉर्म्स को, अब मतलब 2 बनेगी मेरे पास फॉर्म, 11 11 11, ये बन जाएगी 1। अब इनके लिए मेरे पास क्योंकि 2 चॉइसेस है, इसमें मैंने बना दिया, मान लिया सिंगल सिंगल का, और इसमें मैंने ले लिया डबल को इकट्ठा। तो कितनी फॉर्म्स होगी मेरे पास, 2 जॉर्डन फॉर्म। कितनी फॉर्म्स बन गई, 2। तो जॉर्डन फॉर्म भी यूनिक नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी उसके कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पोलिनोमियल के ऊपर। समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसके 1 और 0 कहाँ पे आएगा। और फर्स्ट एलिमेंट का तो क्या करेंगे, सुपर डायगोनल एलिमेंट ऊपर थोड़ा ना लेके जाएंगे, नहीं। सेकंड का सुपर डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 1 पुट करेंगे और नीचे सब डायगोनल पे 0। इसी तरह इसका भी 1 पुट करेंगे यहाँ पे, और फिर ये नीचे इसके 0। बाकी सब तो 0 ही आएगा, वो तो बाद में कर ही देंगे सब पे। जो पोजीशन पे 1 नहीं आएगा वहां पे सब फिर 0 पुट कर दोगे। यानी कि जो पहला मेरे पास जॉर्डन ब्लॉक बना है वो ये पूरा है, यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा जॉर्डन ब्लॉक बना है। अब दूसरा देखो 1, इनमें तो सिर्फ एक एक एलिमेंट है, जो सिंगल एलिमेंट होगा उसका सुपर डायगोनल एलिमेंट होगा ही नहीं। इसका क्या सुपर डायगोनल लूं, इसके अंदर नहीं होगा, इसके साथ होना चाहिए ना वो चीज, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसके ऊपर नहीं जा सकता। अब आप बोलोगे मैम ये मैट्रिक्स के अंदर तो है, मैट्रिक्स के अंदर तो है, बट इस ब्लॉक के अंदर तो नहीं आएगा। जब इस लाइन को बढ़ाऊंगी मैं, ब्लॉक तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, इस ब्लॉक के अंदर तो नहीं आएगी वो चीज, ब्लॉक से बाहर चली जाएगी। समझ रहे हो ये चीज। तो फिर इसका सुपर डायगोनल नहीं होगा, ये बिल्कुल सिंगल सिंगल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास इसकी पहली जॉर्डन फॉर्म बन गई।
समझ रहे हो? चलो अब दूसरी जॉर्डन फॉर्म में कैसे पुट करेंगे हम, इसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट का नहीं, इसका सुपर डायगोनल पोजीशन ये बन जाएगी, इसकी ये बन जाएगी, और बाकी जगह 0 0 पुट कर दो, सिंपल। तो ये बन जाएगा इसका पहला ब्लॉक। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मतलब इस टाइप का कुछ बनेगा। 11 1 0 0 11 1 0 0 11, इस टाइप का बन जाएगा ये पहला ब्लॉक। अभी ये दोनों इकट्ठे हैं, अभी यहाँ पे इसका सुपर डायगोनल बन सकता है ना, ये वाला ऐसे, इसका ये 1 और ये 0, ये सब बाकी 0 ही होंगे। समझ रहे हो ये चीज? तो ये करके देखना, इस टाइप के मेरे पास बन जाएंगे। तो फिर अब इसमें कितने जॉर्डन ब्लॉक हुए बताओ? 1 और 1 2, ठीक है। इसमें कितने जॉर्डन ब्लॉक हुए मेरे पास? 1 2 एंड 3। तो ये होगी मेरे पास 2 जॉर्डन फॉर्म्स, और जिसके जॉर्डन ब्लॉक्स ये होंगे। और हाँ, इसमें परमुटेशन नहीं कर सकते हम। परमुटेशन मतलब कि आप ये नहीं कर सकते इस ब्लॉक को उठा के ऊपर ले लो, नहीं, ये ब्लॉक ऊपर ही रहेगा मिनिमल पॉलिनोमियल वाला, और ये नीचे ही रहेंगे। ठीक है, डन। चलिए अब मैं करती हूँ नेक्स्ट। क्या करती हूँ नेक्स्ट? एक और चीज बताती हूँ। अभी आप बोलोगे कि अगर इसमें एक से ज्यादा मिनिमल पॉलिनोमियल होते हैं ना, अभी इसमें तो सिर्फ मैंने एक ही लिया, अभी अगर एक से ज्यादा होते तो जैसे x - 11 की पावर 7 हो गया, फिर हो गया मान लिया यहाँ पे 5 आ गया, है ना, 2 है। इसी तरह मिनिमल पॉलिनोमियल में भी 2 होते, 11 की पावर 4 हो गया, उसके बाद x - 5 की पावर 4। अब इसमें तो 2 है, तो इसमें आप किसी को भी पहले ले सकते हो। तो अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बताओ, क्या बताओ, जॉर्डन फॉर्म बताओ कितनी बनेगी, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैंने इसकी जॉर्डन फॉर्म निकाली अलग से, निकालो कितनी बनेगी। जैसे कि 11 है ना, 11 4 टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप का आएगा, क्योंकि टोटल तो 7 है। 4 का इकट्ठा हो जाएगा 1 2 3 4, क्यों? क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल में क्या है, 4 है। तो ये एक सब ब्लॉक बन जाएगा मेरे पास। अब इन 3 के लिए मेरे पास बताओ कितनी चॉइसेस है। ठीक है, एक तो मेरे पास 4 बन गया, अब मेरे पास 3 बचे। इन 3 के लिए कितनी चॉइसेस हुई? या तो ये सिंगल सिंगल हो सकते हैं, या तो फिर एक पेयर में और दूसरा ऐसे, ये भी बन सकता है। अब तुम ये नहीं करोगे कि एक पहले, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, पहले हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, 1 के बाद 2 का सब ब्लॉक नहीं बन सकता, नहीं, ऑर्डर जो है वो पहले ऊपर वाले का ऑर्डर बड़ा होगा, नीचे वाले का छोटा। तो 1 2 नहीं बन सकता, या फिर अकेला 3 भी ले सकते हो। तो मेरे पास कितनी जॉर्डन फॉर्म्स आ गई? 1 4 के बाद ये एंड दिस वन, 3 जॉर्डन फॉर्म्स आ गई है मेरे पास। ठीक है, तो 3 जॉर्डन फॉर्म मेरे पास एक के लिए आ गई। किसके लिए आई है ये? 11 के लिए। अब दूसरे के लिए देखो, 5 के लिए कितनी जॉर्डन फॉर्म्स आ जाएंगी। अगर डायरेक्ट निकालना आ गया कि बताओ इनके लिए कितनी जॉर्डन फॉर्म्स है, तो तुम जॉर्डन फॉर्म मत बनाओ ना, डायरेक्टली देख लो इससे मेथड से। इसकी 3 आ गई, अब 5 की देखो, एक तो 4 का बनेगा ही बनेगा, समझ रहे हो, 4 का तो बनेगा ही बनेगा, कि मेरे पास क्या है, 5 तो आ जाएगी, 1 2 3 4, और उसके बाद टोटल कितनी है, 8 5 6 7 8, यानी कि 4 और बच गई, है ना। तो इन 4 के लिए बताओ मैं कितनी चॉइस करूं? या तो सिंगल सिंगल से हो सकता है 1 2 3 4, है ना, या फिर 2 2 का पेयर बन सकता है, या फिर 3 1 का पेयर बन सकता है, या फिर अकेला 1। और ये समझना 3 1 आ गया तो 1 3 नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हमेशा बड़े वाला पेयर रहेगा। ठीक है, कितनी चॉइस आ गई अब? 1 2 3 4, यानी कि 5 के लिए कितनी जॉर्डन फॉर्म्स बन जाएंगी मेरे पास? 4। इसके लिए 3 थी, इसके लिए 4 बन गई। तो इस टोटल मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स ए के लिए बन जाएगी 3 × 4, यानी कि 12 जॉर्डन फॉर्म। ठीक है, अगर एक और होती तो उसके लिए अलग से निकालो, और उसकी जितनी जॉर्डन फॉर्म्स बनेगी उसको मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। ये आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तो आपको इजीली आ जाएगी। एक बार रिपीट करके देख लो, वो चीज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो
अब आगे करते हैं। अब सबसे पहली चीज इसमें क्या होगी, क्वेश्चन है ये। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे तो कई सारी जॉर्डन फॉर्म्स आ रही है, लेकिन अगर कहीं पर जो जॉर्डन फॉर्म है वो मेरे पास कैसी आ रही है, यूनिक आ रही है। कैसी आ रही है, यूनिक आ रही है। तो उसको हम एज ए मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेटिव लेके चल सकते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या काम करेगा, अभी मैंने पीछे बताया था, अगर यूनिक आ रहा है तो इस से हम क्या है, उसकी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल डायगोनल देख के रैंक निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल। बस मेन चीजें हमारी आ गई है, और आगे क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ोगे तो उससे पता लगेगा। ठीक है जी, ये चीज होगी आपकी। अभी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं, चलो आगे आएगा ही मेरे पास क्वेश्चन, देखते हैं। प्रीवियस ईयर आगे आ गए। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसकी जॉर्डन फॉर्म बतानी है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में आएगा मैम मुझे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए, और क्या चाहिए, मिनिमल पॉलिनोमियल चाहिए, है ना। अभी इसके लिए सबसे पहले निकालो। कैसे निकालोगे, रुको, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में देखो, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये बीच में आइगन वैल्यू होंगी, है ना, ये आइगन वैल्यू होंगी। तो इसमें क्या होगा मेरे पास, इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, -1 1 2 एंड -2। इसकी -1 1 2 एंड -2। इसकी 1 1 2 एंड -2, -1 -1 2 एंड -2, है ना। अभी देखो यहाँ पे ये तो देखो क्लियरली गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंगल ब्लॉक है मेरे पास। -1 का एक ब्लॉक, 1 का एक ब्लॉक, 2 का एक ब्लॉक, -2 का 2 ब्लॉक। जिस भी सब ब्लॉक में यानी कि जॉर्डन ब्लॉक में सिंगल एलिमेंट हो, उसके लिए ये कहाँ से आ गया, सुपर डायगोनल पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो बी ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अभी चलो मैम एक ऑप्शन तो कर दिया मैंने इनकरेक्ट, अब बाकियों का क्या करूं, क्योंकि बाकी तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है कि ये 2 वाला बना रहा है, ये इसका सुपर डायगोनल हो गया, और ये सिंगल ये भी ठीक है, ये 2 का हो गया इसलिए इसका ये सुपर डायगोनल बन गया, ये सिंगल। अभी बाकियों का कैसे करें, बाकियों का है ना मेरे पास ऑप्शन ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारा है रामबाण। इसमें हम क्या करेंगे, मुझे पता है ट्रेस क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट का करते हैं प्लस, तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट है 0 0 0, ठीक है 0 है। अब ट्रेस के लिए एक और चीज होती है, ये सम होते हैं डायगोनल एलिमेंट एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज, अब पहले के केस में देखो ये आइगन वैल्यूज है, इनका सम करके देखना क्या 0 आ रहा है, -1 1 0 बिल्कुल आ रहा है, तो ये हो सकता है मे बी, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया तो इसको तो छोड़ ही दो। नेक्स्ट देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 -2 आ रहा है, ये तो 0 आ ही नहीं रहा है ना, ट्रेस, यानी कि सी भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो -1 -2 -4 एंड 2, ये भी नहीं आ रहा है इसका ट्रेस 0 के इक्वल, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा क्या, ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गई। तो फिर जरूरत पड़ी हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने की, नहीं ना। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, समझे। चलो आगे करें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो आगे चलते हैं हम। अभी ये क्या आ गया, ये किस चिड़िया का नाम है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, CSIR नेट दिसंबर 2015 सी पार्ट क्वेश्चन। चलो कंसिडर द मैट्रिक्स ए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 2 1 0 2 -1 एंड 0 0 3। अभी ये क्लियरली दिख रही है, बिल्कुल सीधी साधी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, नीचे 0 यानी कि अपर ट्रायंगुलर बन रही है। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है, मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू होगी इसकी 2 2 एंड 3। अभी बी भी मेरे पास गिवन है, कोई मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स है ये भी, इसकी आइगन वैल्यू भी 2 2 3 बन रही है। आइगन वैल्यू दोनों की सेम बन रही है। अभी देखते हैं हम क्या पूछ रहा है ये, ए एंड बी आर सिमिलर
ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। अब ये ओवर द फील्ड का मैंने बताया था आपको, एक तो मेरे को देखना है कि क्या ए बी के सिमिलर है, ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्या कि ये जो जॉर्डन फॉर्म मैंने निकाली है, ठीक है, ये मैट्रिक्स के सिमिलर होती है। क्यों? क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिनिमल पॉलिनोमियल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रैंक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ अरेंजमेंट किया है ना, अच्छे से उसको रिप्रेजेंटेटिव बना के रख दिया। तो इसमें CMR तीनों चीजें सेम रहेंगे, यानी कि हर एक मैट्रिक्स जो होगी वो अपनी जॉर्डन फॉर्म के क्या होगी, सिमिलर होगी। समझ रहे हो ये चीज? चलो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। A and B आर सिमिलर ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। क्या ये सिमिलर होगी? सिमिलर के लिए मुझे 3 चीजें चेक करनी थी, C, M और R, ठीक है, C, M एंड R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन A इज डायगोनलाइजेबल ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर, B इज द जॉर्डन फॉर्म ऑफ A। ये बड़े काम का है, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो सिमिलर वाली चीज तो मैं इजीली बता सकती हूँ। अभी जॉर्डन फॉर्म चेक करते हैं। A को राइट कर लूं, A की आइगन वैल्यू चाहिए मुझे 2, 2 एंड 3। अब इसका करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी कि आइगन वैल्यू लेते हैं और ऊपर मल्टीप्लिसिटी, 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 बार लिख दिया, तो सेकंड आइगन वैल्यू, और इसको तो एक ही बार रिपीट हुआ है तो इसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 1। अब बात आती है इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की। अब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल या तो हो सकता है x-2 और x-3, या फिर सेम वही x-2 का स्क्वायर एंड x-3। इन दोनों में से इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो है मेरे पास वो कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो ये चीज? अब अगर तो मिनिमल पॉलिनोमियल ये है तो ये चीज तुम्हें करके देखनी पड़ेगी। इसको देखो, अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर जाएगा, मोनिक तो है ही, और सेटिस्फाई कर रहा है तो एनिलेटिंग भी हो जाएगा, है ना, तो मिनिमल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ये तुम्हारा टास्क है, करके देखो, x की जगह a पुट करो, ये नहीं आएगा 0 के इक्वल, यानी कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो जाएगा। ठीक है, सेम करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल a का ये आ गया, मिनिमल पॉलिनोमियल ये आ गया, और रैंक मेरे पास है ही 3, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो ये तीनों चीजें मेरे पास आ गई। ठीक है, अभी बी मैट्रिक्स का भी मैं सेम देखती हूँ। एक बार नहीं, इरेज नहीं कर सकती ना मैं इसको इरेज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को जॉर्डन फॉर्म निकालनी है। एक ही जॉर्डन फॉर्म निकालती हूँ मैं, तो सारा पंगा ही खत्म, सिमिलर का वो सिमिलर हो ही जाएगी। अब मेरे पास आइगन वैल्यू आ गई 2, 2, 3, और करैक्टरिस्टिक और मिनिमल है ही सेम। 2 मेरे पास कितनी बार रिपीट होएगा, 2, 2 और 3 ये होता था। अभी मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 का सब ब्लॉक बना लिया। अभी क्योंकि करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में भी 2 है तो आगे कोई और सब ब्लॉक नहीं बनेगा, यहीं पे बात खत्म। 3 का भी पहला 1 सब ब्लॉक बना लिया, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में भी 1 है तो दूसरा सब ब्लॉक बनेगा ही नहीं। यहाँ पे पुट कर दिया 1, यहाँ पे 0, 0, ये बाकी पोजीशंस पे 0। अरे ये तो बी मैट्रिक्स बन गई मेरे पास, 2, 1, 0, 0, 2, 0 एंड 0, 0, 3। ये बिल्कुल सही है, यानी कि जो बी है वो कैसी है, जॉर्डन फॉर्म है ए के लिए। अभी अगर बी जॉर्डन फॉर्म है तो अभी बताया था मैंने, हर एक मैट्रिक्स अपनी जॉर्डन फॉर्म के सिमिलर होती है ना। और आइगन वैल्यू कैसी आ रही है इसकी, 2, 2 और 3। इनको हम रैशनल भी बोल सकते हैं, रियल भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। यानी कि ए मैट्रिक्स जो है वो सिमिलर होगी बी के ओवर क्यू, आर एंड कॉम्प्लेक्स। तो अभी देख लो ऑप्शंस फटाफट से टिक कर देते हैं। ए एंड बी आर सिमिलर ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर, बिल्कुल सही है। ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। क्या डायगोनलाइजेबल होगा, डायगोनलाइजेबल के लिए मिनिमल देखो, लीनियर फैक्टर में बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है इसकी पावर तो 2 है, दिस इज नॉट लीनियर।
जहां पर मिनिमल पोलिनोमियल लीनियर नहीं होता वो डायगोनलाइजेबल तो होता ही नहीं, मारो काटा। बी जॉर्डन फॉर्म है, बिल्कुल है। द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए एंड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए आर सेम, बिल्कुल भाई डिट्टो सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, सी एंड डी आर करेक्ट। टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट से ले लो। नेक्स्ट करते हैं अब हम। अभी ये क्या आ गया, ये कुछ नहीं आया, ये क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल सा। देखो इसमें क्या गिवन है, अ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस अभी किया नहीं है हमने, बट जॉर्डन फॉर्म कर रखी है ना, तो जॉर्डन फॉर्म के ऑप्शंस कर लेंगे हम, बाकी पूरा वेक्टर स्पेस करने के बाद करेंगे। अ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस दिस वन। अभी देख लेते हैं इसकी क्या जॉर्डन फॉर्म बन रही है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कोई और पेन लेते हैं ना, बोर हो गए इससे। क्या लूं, ग्रीन। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है x रेज टू द पावर क्यूब इंटू x माइनस 5 स्क्वेयर, एंड व्हाट इज मिनिमल पॉलिनोमियल, दिस इज x स्क्वेयर इंटू x माइनस 5। ये हो गया मेरे पास दो। फर्स्ट ऑप्शन इज द जॉर्डन फॉर्म ऑफ t इज यूनिकली डिटरमाइंड, मतलब जो इस इंफॉर्मेशन से जो मैं जॉर्डन फॉर्म निकालूंगी वो कैसी आनी चाहिए, यूनिक, ठीक है। और दूसरा बोल रहे हैं कि दो जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे, बाकी ये वाले मैं बाद में करवाऊंगी क्योंकि अभी आपको करवाया नहीं है ऑपरेटर वगैरह कर्नल, तो हम करेंगे बाद में। ये दो ऑप्शन चेक करने हैं, यानी कि मुझे जॉर्डन फॉर्म निकालनी है। सबसे पहले तो आइगन वैल्यू चाहिए मेरे को। अभी एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ इसको x माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, लिख सकती हूँ। ये थोड़ी खिचड़ी सी पक गई है ना, तो दोबारा लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल x क्यूब को मैंने लिख दिया x माइनस 0 का क्यूब, और सेकंड वन इज सेम। नेक्स्ट इज मिनिमल पोलिनोमियल, इसको लिख दिया मैंने x माइनस 0 स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट वन इज x माइनस 5, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब मुझे जॉर्डन फॉर्म निकालनी है, तो सबसे पहले आइगन वैल्यू देखूं मैं कितनी है, 0 है, और दूसरी क्या है मेरे पास 5 है, इन दोनों के लिए। तो सबसे पहले देखो 0 का सब ब्लॉक, पहला 0 का सब ब्लॉक क्या बनेगा, जितना इसके मिनिमल पोलिनोमियल की पावर है, तो 0 का जो पहला सब ब्लॉक बनेगा वो बनेगा 2 के लिए, 2 हो गया। लेकिन टोटल कितनी बार आया है 0, 3 बार, यानी कि एक बेचारा अकेला बच गया, तो वो एक और सब ब्लॉक बना देगा, 2 बन गए, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस थी मेरे पास, कोई दूसरी चॉइस तो नहीं है ना कि 1 को मैं आधे आधे में डिवाइड कर दूं जो बचा है, नहीं। नेक्स्ट 5 के लिए देख लेते हैं कितनी चॉइस है। सिंगल, तो पहले तो 5 का अकेला बनेगा, उसके बाद 5 का कौन सा बनेगा, 2 है, तो 1 तो चला गया, 1 और बच गया, तो सिंगल सिंगल। अब इसके अलावा कोई और जॉर्डन फॉर्म बन रही है, बिल्कुल भी नहीं, और तो मेरे पास चॉइस ही नहीं बची। यानी कि जॉर्डन फॉर्म जो मेरे पास होगी वो कैसी बनेगी, यूनिक, ठीक है। आगे यहाँ पे 1 तुम लगा सकते हो और बाकी जगह 0 0 पुट कर दो, यानी कि जॉर्डन फॉर्म मेरे पास यूनिक बन रही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बाकी हम बाद में चेक करेंगे। चलिए, अभी मेरे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड इंडेक्स, ये किस चिड़िया का नाम है, इंडेक्स, सिग्नेचर एंड रैंक। SI का मतलब सिग्नेचर। अब इसका मतलब ये नहीं अपने साइन कर दो यहाँ पे, नहीं, साइन नहीं करने हैं, ये मैथमेटिक सिग्नेचर है ये, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास क्या होगी, अभी क्वाड्रेटिक सबने पढ़ रखा है मेरे पास पोलिनोमियल में, n वेरिएबल, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म n वेरिएबल में सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये पेन अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म इन n वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल ले लिए, x1 x2 एंड सो ऑन टू xn। क्या हो जाएगा, कैसे डिनोट करेंगे हम, i1 to n, j1 to n, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल aij xi इंटू xj, ये होगा। इस टाइप के मेरे पास फॉर्म आएगी, और इसमें 0 नहीं बन सकती है बिल्कुल, कहीं तुम बस 0 लगा दो बन गई मैम यहाँ पे, क्योंकि aij 0 नहीं है, नहीं,
एटलीस्ट वन AIJ शुड बी नॉट इक्वल टू 0 या फिर मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। कम से कम एक AIJ तो ऐसा बचना ही चाहिए जो 0 के इक्वल नहीं होगा। कि मतलब अगर मेरे पास बनेगी वो इस टाइप की, मान लिया मैंने दो वेरिएबल ले लिए x y, ठीक है। अभी दो वेरिएबल में कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ रही है मेरे पास, तो इसको हम बोल सकते हैं ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और वेरिएबल 2xy मान लिया, चल ठीक है, ये होगी मेरे पास। अभी इसके कोफिशिएंट्स कैसे हैं, ओवर द फील्ड ऑफ R। अभी इसमें वही सेम चीज बनती है जैसे डायगोनलाइजेबल की थी मैंने, ओवर R, ओवर Q, ओवर कॉम्प्लेक्स। इसमें भी वही क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओवर R का मतलब है जो कोफिशिएंट होंगे इन वेरिएबल के आगे वो रियल नंबर है। अब जैसे इसमें कैसे कोफिशिएंट है 2 1 3, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, नहीं ना, तो ये रियल है, इसको हम रियल बोल सकते हैं। और इसको हम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट मेरे पास क्या है 2 1 1, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 + i 0 1 + i 0 1, यानी कि रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जहां पे कोफिशिएंट गिवन ना हो यानी कि वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो होगी, कॉम्प्लेक्स से बड़ा कोई नंबर होता ही नहीं है ना। उसके बाद अगर मेरे पास गिवन हो क्वाड्रेटिक ओवर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं इंटीजर और मेरे पास कोफिशिएंट दे रखे हैं इस टाइप के कुछ कि 3.5 xy प्लस में दिस, तो वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि 3.5 रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक ओवर R बोल देंगे, या तो फिर मैं बोल दूंगी इसको रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। और इसमें 3.5 को भी एक्चुअली मैं बदल सकती हूँ उसमें। और दूसरी होती है मेन, मेरे पास दो ही होंगी, रियल और कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म, जिसमें आयोटा की फॉर्म में होंगे जो इसके कोफिशिएंट्स है। जैसे 1 प्लस में आयोटा 0 आयोटा 2 आयोटा ले लिया, इनटू में xy, फिर उसमें फिर से आयोटा जुड़ गया, फिर से आयोटा जुड़ गया, तो ये होगी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म। डन है। चलो अभी आगे चलते हैं। अब हम अभी आगे मुझे क्या करना है इसमें, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में, अब पढ़ तो हम मैट्रिक्स ही रहे हैं ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म तो मैंने ले ली, अब उसको मैट्रिक्स की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मीन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल है, आइगन वेक्टर लेंगे हम इस केस में, क्या एक कॉलम वेक्टर लिया मैंने x1 x2 xn, ये कॉलम वेक्टर कुछ और नहीं है, इनके वेरिएबल्स का वेक्टर बना रहा है, या फिर बोलो मैट्रिक्स बना रही है, ठीक है, वेरिएबल की मैट्रिक्स है ये। तो जब हम इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को मैट्रिक्स से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरे पास ये इक्वेशन बन के आएगी। ये ऐसे बन जाएगा, है ना, रो कॉलम को रो में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में, इनटू में ये कोई भी मैट्रिक्स होगी मेरे पास A1 AN एंड सो ऑन टू, ठीक है, और फिर ये x, तो इस टाइप से इसे डिफाइन होगा। अब करके देखो वही सेम बनेगा इसमें, इसको इससे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे करोगे, ठीक है, तो वो सेम इस टाइप की मैट्रिक्स बनके कुछ आ जाएगी। अभी इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और इनमें ये भी चीजें हैं। अगर मुझसे पूछ रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक बताओ, इस टाइप की कोई इक्वेशन दे रखी है xy प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, अब मुझसे पूछ रखा है इसका रैंक बताओ, इसकी आइगन वैल्यू बताओ, है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताओ, मिनिमल पॉलिनोमियल बताओ, किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्म का। इसका मतलब है कि इसका वही मेरे पास सेम चीजें होंगी जो ये जो फॉर्म थी ना इसमें एक ही है। मैट्रिक्स की तो मैं सिंपली निकाल सकती हूँ ना, इसकी अब मैं कैसे निकालूंगी, तो वो सिमिलर होगी जो कि किसकी होगी एक, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर की ये तो होती है ना P' AP के इक्वल होगा P इनवर्स AP के। अभी मैं उसकी कैसे निकालूं भाई, x' AX की, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैं कन्वर्ट कैसे करूं किसी को, तो फिर मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। हाँ सिंपल सा, अभी पॉजिटिव रेफरेंस, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, जिसको भी नहीं वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो गया, एक एग्जांपल ले, देखो
4x² प्लस 8xy प्लस 10y² प्लस 9xz प्लस 12yz माइनस z²। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब इसको कन्वर्ट करना है मेरे को मैट्रिक्स में, ठीक है, जिसकी जैसे ये लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स में। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो मुझे ऑर्डर पता लगना चाहिए, है ना, ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर हम ऐसे पता करेंगे, जितने वेरिएबल, कितने वेरिएबल है डिफरेंट, एक x आया है, एक y आया है और एक z आया है, ठीक है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट वेरिएबल, 3 वेरिएबल है तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब यहाँ पे इसके वेरिएबल राइट कर लो, x y z। अभी मैं आपको कुछ बताती हूँ, इनको मल्टीप्लाई करो फटाफट से। x को x से किया, क्या बना x², फिर x को y से भी किया xy, फिर x को z से xz, ठीक है। अब सेकंड रो, y को x से yx, इसमें yx और xy का मतलब सेम ही है, ये y² और ये yz, ठीक है। दिस वन इज zx, zy और z², ये मैंने एक मैट्रिक्स बना ली। अभी मुझे क्या देखना है, कोफिशिएंट देखने हैं। सबसे पहले तो मैं ना मिड वाले फिल करना पसंद करूंगी, x² y² और z², सिंपल से। तो फटाफट से फिल कर दो। अब फिल कैसे करूंगी मैं, इनके कोफिशिएंट से। x² का कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पे पुट कर दो। फिर उसके बाद y² का कोफिशिएंट क्या है 10, यहाँ पे पुट कर दो क्योंकि y² का है ना। फिर लास्ट में z² का कोफिशिएंट क्या है -1, माइनस है ना आगे, तो यहाँ पे -1 पुट कर दो, यानी कि ये तो बात चल पड़े। अभी इनका क्या करें, xy है यहाँ पे और यहाँ पे yx है ना, ये तो सेम ही होते हैं इसमें कोफिशिएंट में, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना ये नंबर है, ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स के केस में AB इज नॉट इक्वल टू BA, बट यहाँ पे जो x और y है ये सिंपल नंबर है। नंबर के केस में तो कम्प्यूट करते हैं, 3 × 2 इज इक्वल टू 2 × 3, तो ये कम्प्यूट करेंगे, यानी कि ये दोनों सेम है। अभी कोफिशिएंट तो मेरे पास बेचारा 8 है। अब क्या करूं, इसको इन दोनों भाइयों को क्या कर दे, बंटवारा कर दो, आधी आधी प्रॉपर्टी दे दो इनको, ठीक है। 8 का मैंने आधा किया, यानी कि 8/2 किया, 4 बच गया। 4 कोफिशिएंट इसको दे दिया xy को और 4 दे दिया yx को, यानी कि सेम ही है। समझ में आई। सिमिलरली xz और zx के साथ किया। इसके कितने थे 9 का बंटवारा किया 9/2, तो 9/2 इसको दे दिया, 9/2 इसको दे दिया। सेम चीज yz के साथ करो। yz कहाँ गया, ये रहा 12 का बंटवारा किया, 2 6 12, तो 6 इसको दे दो और 6 इसको दे दो। तो ये मेरे पास बन गई मैट्रिक्स, किसकी, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की। कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जैसे मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने किया था ना, उसी टाइप की है। तो अब मुझे जो भी निकालना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है, आइगन वैल्यू निकालनी है, वो आपको आता है, चुपचाप से खुद ही निकालो। समझ गए, सेम होती है। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। क्या करके दिखाऊंगी, एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियरली सा समझ में आ जाए। अगर मेरे पास इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, Q W X Y Z, एक मिनट, इस टाइप की कोई इक्वेशन है मेरे पास, W X Y Z x² - yz है। अभी ये बोल रहा है भाई वेरिएबल तो बहुत सारे हैं, है ना, क्योंकि इसने दे दिया कि 4 वेरिएबल है, तो इन 4 से मुझे पता लग गया मेरे पास 4 × 4 की मैट्रिक्स बनेगी, है ना। तो मतलब इनको राइट कर लो, सिंपल, कुछ नहीं करना, कर लिया। कोफिशिएंट देखो, अब ये W² का कोफिशिएंट है ना, है कोई, नहीं है, 0 पुट कर दो। उसके बाद x² का कोफिशिएंट है कोई, बिल्कुल है, 1, यहाँ 1 पुट कर दो। उसके बाद y² का कोफिशिएंट है, नहीं है, 0 पुट कर दो। z² का कोफिशिएंट नहीं है, 0 पुट कर दो। कर दिया, ठीक है जी। अब wx का कोई कोफिशिएंट है, नहीं, 0। अब 0 को बंटवारा करोगे तो 0 ही रहेगा, जो कुछ है ही नहीं तो उसका क्या बंटवारा करना है ना, दोनों को 0 0 पकड़ा दो। उसके बाद wy का कोई कोफिशिएंट नहीं है भाई, ले भाई 0 ले लो तुम तो। फिर wz का कोफिशिएंट है ही नहीं भाई, ले फिर। उसके बाद ये बचा x और y कि ये देखते हैं कि रो में कौन से स्टार्ट हो रही है और कॉलम में क्या है। xy का कोफिशिएंट है, नहीं है, तू भी 0 ले ले।
है भी कि कुछ है नहीं, एक्स जेड का कोफिशिएंट है -1, तो -1/2, दोनों को -1/2 पकड़ा दो, एक्स जेड, उसके बाद वाई जेड, नहीं एक्स जेड का नहीं है, ये वाई जेड का है, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये है वाई जेड और ये 0, तो ये मेरे पास बन गई मैट्रिक्स। ठीक है, अभी इसका निकाल लो, जैसे निकालना है तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, रैंक वगैरह, वो तुम कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। सिमेट्रिक तो मैंने कर ली थी ना एक चीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेफिनेट आ गए ना, इससे पहले एक और चीज करनी है मुझे, पॉजिटिव और नेगेटिव डेफिनेट से कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स करनी थी मुझे। क्या करनी थी, कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स क्या होती है, कलर चेंज करो, कौन सा लें, येलो हो गया, ग्रीन। कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स क्या होती है, कॉन्ग्रेंट मैट्रिक्स, ठीक है, कॉन्ग्रेंट का मतलब डिट्टो सेम, सिमिलर में डायमेंशन सेम करते थे हम, ट्रायंगल में तो ऐसे ही करते थे ना, लेकिन इसमें ना दो चीजें हैं, एक में था पी इनवर्स एपी, अब इसमें आ जाएगा पी डैश एपी, जैसे कि हमने क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म निकाल ली है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसे ही निकाल है ना, बस। तो फिर ये होगा मेरे पास सिमिलर के लिए, ये होगा मेरे पास कॉन्ग्रेंट के लिए, ये दोनों के साइन होते हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is said to be congruent to a square matrix of order n such that, कब कहेंगे, अगर b किसके इक्वल है, p डैश ए पी के, ये चीज समझ रहे हो। ठीक है, कि दो मैट्रिसेस कब कॉन्ग्रेंट होंगी हमारे पास, जब वो इस फॉर्म में इक्वल हो जाएंगी। अभी ये भी मेरे पास कैसा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन सबको पता है कैसे, ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, यानी कि हर एक मैट्रिक्स खुद के कॉन्ग्रेंट तो होगी ही होगी। हम हर एक मैट्रिक्स को लिख सकती हूँ ना, पी डैश ए पी होगी, बोलो बोलो, लिख सकते हैं, को लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, हर एक मैट्रिक्स खुद के तो कॉन्ग्रेंट होगी ना, खुद की जैसी दिखेगी या नहीं दिखेगी, पहले ये बताओ। अभी इसमें तुम कहोगे क्यों मैम कैसे हुआ, मैं तो नहीं मानता, क्यों नहीं मानते, इसको मैं उल्टा भी तो कर सकती हूँ, इसको मान लिया मैंने पी डैश का इनवर्स ए, पी डैश का इनवर्स, और यहाँ पे ए आ गया, बिल्कुल होगी, है ना। ऐसे ही इस केस में ये हो जाएगा, अगर ए बी के है तो बी ए के साथ कॉन्ग्रेंट होगा ही होगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव में होगा, अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है, बी सी के है तो ए मेरे पास क्या हो जाएगा, सी के साथ कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, सिंपल। अभी इसमें एक बहुत ही मेन चीज है सिंपल सी कुछ रूल है इसमें। अगर कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, कैसी है वो मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी ने नहीं किया है तो फर्स्ट पार्ट का जाके देखो, फर्स्ट और सेकंड, उसमें ब्रीफ में आपको बता रखा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जब ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है कैसी मैट्रिक्स के, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, तो वो मैट्रिक्स भी कैसी होगी, सिमेट्रिक। ठीक है, मान लिया ए जो है वो कैसी है, कॉन्ग्रेंट है बी के, और ए मेरे पास सिमेट्रिक दे रखी है, तो बी भी कैसी होगी, सिमेट्रिक ही होगी। अभी मैं क्यों मानूं इसको, लो प्रूव करके दिखा देती हूँ। ए क्या है, कॉन्ग्रेंट है बी के, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी डैश ए पी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारी। ठीक है, अभी इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो। अभी मैंने वो लगा दिया क्योंकि मैंने पीछे किया था, ए बी डैश किसके इक्वल होता है, रिवर्सल रा को ये सेटिस्फाई करता है इसको मैंने एक एलिमेंट मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, तो पहले वाला आ जाएगा ये पी डैश और ये इकट्ठे। अब फिर इस अंदर वाले को बाहर ले आओ, ये बन जाएगा ए डैश और पी का डबल ट्रांसपोज, और मुझे पता है ए का डबल ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर ये लगा दिया, आ गया कि नहीं, ये वही बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक अगर कोई मैट्रिक्स कॉन्ग्रेंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ए यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक होती तो बी भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज, यानी कि जो इफेक्ट ए पे पड़ेगा वो सेम इफेक्ट मेरे पास किसके ऊपर पड़ने वाला है, बी के ऊपर।
चलो अभी कैसे मैं कॉन्ग्रेंट और कॉन्ग्रेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन लगा के कैसे कैसे ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई भी RI को RJ ये वाले सिंपल, और दूसरा ऑपरेशन इसको किसी भी एक में उससे नंबर कर दे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, और तीसरा एडिशन वाला। इसके ब्रीफ में नहीं जाना है, इसके ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एक 3 चीजें पूछी आती है जो कि हमारे पास है, यहाँ पे लिखी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेफिनेट इसी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। अभी मैं क्या करूंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव डेफिनेट करने से पहले मेरे पास क्या होगा, आइगन वैल्यूज के बारे में मैं एक चीज बता देती हूँ आपको। क्या, इसको रिमूव कर रही हूँ मैं। इससे पहले मैं क्या बताती हूँ आपको, एक और फॉर्म होती है मेरे पास, कैसी होती है वो, कैनोनिकल फॉर्म। कैसी फॉर्म होती है, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना क्योंकि मैं इरेज कर रही हूँ इस चीज को। कैनोनिकल फॉर्म मेरे पास कैसी होती है, अभी तो मैंने देखा था कि मैं कितने मर्जी वेरिएबल्स ले सकती हूँ, बीच में आ जाते हैं वो, है ना, जो भी वेरिएबल के कोफिशिएंट थे वो बीच में आ रहे थे मेरे पास। लेकिन अभी कैनोनिकल फॉर्म, या फिर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकती हूँ, इसमें मुझे क्या करना होता है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी मेरे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो मैंने मैट्रिक्स बनाई थी, है ना, ये जो मैट्रिक्स बनाई थी, अब इसमें तो बीच में कुछ भी हो सकता था ना। क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो मैट्रिक्स थी, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ सकता था, है ना। अगर यहाँ पे मैं ले लेती इसको 2W² ले लेती तो यहाँ पे 2 भी आ सकता था। लेकिन नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि मेरे को बीच में 2, 3, 4 का फंडा चाहिए ही नहीं, मेरे को बीच में या तो 1 दे दो, या तो 0 दे दो, या तो -1। इनके अलावा मैं मिड में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, इनके अलावा मिड में मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और आगे और पीछे यहाँ पे सब कुछ 0 होना चाहिए। चीज समझ रहे हो, मैंने मैट्रिक्स फॉर्म आपको बता दी कि डायगोनल में क्या क्या हो सकता है, 1, 0 और -1। डायगोनल में कौन कौन सी फॉर्म थी, स्क्वायर था, जितने भी वेरिएबल थे, मान लिया x है, तो यानी कि जो x² का कोफिशिएंट है या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो -1। कोई दूसरा वेरिएबल है उसके भी लिए 3 ही मेरे पास चॉइस होगी। यहाँ पे 2, 3 नहीं आ सकता, डायगोनल में यही आते थे ना। और जो बाकी आ गए जैसे XY, YZ, WZ, यानी कि जो नॉन डायगोनल पोजीशन पे है, इनके कोफिशिएंट हमेशा 0 होनी चाहिए। मैं इनके कोफिशिएंट्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। ठीक है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगी Q x1 x2 xn में ही, लेकिन ये हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ स्क्वेयर्स को एक्सेप्ट करेगी। किसको एक्सेप्ट करेगी, सिर्फ और सिर्फ स्क्वेयर्स को, और उनमें भी सिर्फ +1 वाले कोफिशिएंट को, -1 वाले कोफिशिएंट को, और 0 वाले कोफिशिएंट्स को। समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पे बाकी कुछ नहीं हो सकता। अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें इस टाइप के आते हैं, एक बार इसको छोड़ दो, दिखाना ही क्या तुम्हें, इस पे ध्यान मत देना, अभी कहीं देखने लग जाओ पिटोगे। देखो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल फॉर्म मैंने निकाली है, ये 3 चीजें निकालने के इसी में काम आती है। यहीं पे लिख दो, इंडेक्स सिग्नेचर के लिए मैंने अलग से नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। इंडेक्स आया था इंडेक्स सिग्नेचर रैंक, अरे ये रहा इंडेक्स सिग्नेचर और रैंक। ठीक है, साथ में ही दे दिया हमने, कोई बात नहीं। इंडेक्स सिग्नेचर और रैंक, अभी ये किससे रिलेट कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म से। ठीक है, अभी मान लिया ये नॉर्मल फॉर्म की मेरे पास मैट्रिक्स बनी है। ठीक है, तो इसमें इंडेक्स मेरे पास क्या होगा, इसको डिनोट करेंगे P से। समझ रहे हो, ध्यान से देखना, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ P से, तो इसका फॉर्म वो क्या हो जाएगा, इसको S से, और रैंक का मुझे पता ही है रो से। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन नॉर्मल फॉर्म, या फिर मैं बोल सकती हूँ कैनोनिकल फॉर्म। कितनी पॉजिटिव फॉर्म्स है यहाँ पे, पॉजिटिव में 0 नहीं आता, 0 नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं हम, बट पॉजिटिव नहीं होता है ये। ठीक है, तो कितनी है पॉजिटिव फॉर्म यहाँ पे, 3। तो P की वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स के लिए, 3। समझ रहे हो,
सिग्नेचर होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव। क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स को, ठीक है। तो फिर अब पॉजिटिव टर्म मेरे पास 3 थी, माइनस नेगेटिव टर्म कितनी है, ये नेगेटिव में भी नहीं आता 2, तो फिर सिग्नेचर मेरे पास हो गया 1, एस की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद रैंक होती है नॉन नेगेटिव टर्म्स, या फिर मैं बोलूं P प्लस क्यू, P प्लस क्यू पॉजिटिव टर्म प्लस नेगेटिव टर्म्स 3 और 2, यानी कि सिग्नेचर रैंक आ गया मेरे पास 5। समझ गए 3 चीजें। इंडेक्स क्या थी, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कितनी है, सिग्नेचर पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, और रैंक मेरे पास आ जाता है P प्लस क्यू, यानी कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। समझ रहे हो? अब ऐसे ही मैं आपको बोलूं तो रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म्स को मैं कब कहूंगी कॉन्ग्रेंट होगी वो आपस में, तो उनके लिए यही चीजें देखनी है मुझे। क्या देखना है, या तो 2 चीजें देख लो, इन तीनों में से ना 2 चीजें देख लो। या तो देख लो आप इंडेक्स और रैंक सेम आ रहा है, ठीक है, अगर मुझे ओवर आर चेक करनी है, रियल नंबर के ऊपर चेक करनी है, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर चेक करनी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ रैंक देख लूंगी। क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों किया मैम आपने? अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म को देखना है या तो ओवर आर हो तो आप देख रहे हो सिर्फ इंडेक्स, यानी कि पॉजिटिव फॉर्म और टोटल फॉर्म, टोटल नॉन नेगेटिव। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स के ऊपर चेक कर रहे हो क्वाड्रेटिक फॉर्म को तो सिर्फ रैंक और रैंक। क्यों? इंडेक्स बताओ तुम कैसे बनाओगे, उसमें क्या है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई पॉजिटिव नहीं होता, कोई नेगेटिव नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। समझ में आई चीज? तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव टर्म्स देखोगे। क्या देखोगे? नॉन नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। चलो अभी क्या देखते हैं, अब हम क्वेश्चन देख ले। पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट बताना रह गया आपको, अभी वही कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रही हूँ इसको। हो गया इरेज, इसको भी इरेज करा जा रहा है क्योंकि कंसेप्ट है ये, जब तक अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे ना क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तुम लोग। चलो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेफिनेट क्या हो जाएगा। अभी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। इसको कब कहूंगी मैं पॉजिटिव डेफिनेट? अ मैट्रिक्स इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, अ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इज सेड टू बी पॉजिटिव डेफिनेट इफ, ठीक है, अगर इफ फॉर ऑल x1 x2 xn बिलोंग्स टू r, क्या होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, ठीक है, सारे के सारे वेरिएबल के लिए, ठीक है। क्या कभी ये 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ये 0। ये 0 सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होगी, कब? जब इसके अंदर के सारे वेरिएबल कैसे हो जाएं, 0 हो जाएं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0 ही 0 बनाएगा और कोई नॉन नेगेटिव नंबर इस फॉर्म को 0 नहीं बना सकता, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक, पॉजिटिव डेफिनेट की सारी आइगन वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है। कि आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है या तो आप ये सेटिस्फाई करवा लो, ठीक है, कि कोई भी नॉन 0 नंबर 0 नहीं बनाएगा, ठीक है, और बाकी सारी की क्या होंगी 0 से बड़ी। या फिर आप मैट्रिक्स निकाल के देख लो और उसकी आइगन वैल्यू चेक करो, सारी की सारी 0 से बड़ी आ रही है। अगर आ रही है तो वो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। इसी का उल्टा, अगर इफ q x डैश ax इज लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है फॉर ऑल x1 x2 xn बिलोंग्स टू r, ठीक है, और 0 कब बना रहा है? 0 वो तभी बनाएगा x1 x2 xn इज इक्वल टू 0 अगर सारे के सारे वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव डेफिनेट, ठीक है। क्या कोई ऐसी फॉर्म भी है, अब तुम सोचोगे, जिसमें कोई नॉन 0 नंबर 0 बना रहा हो? ऐसी है, बिल्कुल है, और वो इन दोनों की ही है। इन दोनों के केस में ही आ जाएगा। अब
अगर मैं पॉजिटिव की जगह एक और चीज ऐड कर दूं, सेमी डेफिनेट। हाँ, इसके केस में अगर सिंपल आइगन वैल्यू से निकालना है तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। उसके बाद पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में मैं क्या बोलूंगी, सेम चीज होगी, Q(x1 x2 xn) क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये तो होगा। लेकिन इसमें जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है फॉर सम, एटलीस्ट 1 भी बोल सकते हो, फॉर एटलीस्ट 1 x1 नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जब सेमी डेफिनेट आ जाएगा ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस केस में जो नॉन जीरो नंबर है वो 0 बना सकता है। यानी कि सेमी डेफिनेट के केस में आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। पॉजिटिव डेफिनेट में सारी पॉजिटिव होंगी, यानी कि 0 से बड़ी। नेगेटिव में सारी की सारी नेगेटिव, लेकिन सेमी डेफिनेट के केस में 0 आइगन वैल्यू भी एग्जिस्ट करेंगी। हो गया, चले आगे। चलो, अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, कर ही लेते हैं ना, 4 क्वेश्चन है। चलो रेड ले मार्कर। कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म ले ली जिसमें ये मैट्रिक्स है, ये इसी की है, ठीक है। अभी Q हैज रैंक 3। क्या इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है? करके देखना, उल्टा नीचे ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो अगर मैं इन दोनों को वो कर दूंगी, क्योंकि रैंक मैं कैसे निकालती हूँ, कर सकती हूँ। R3 को अगर मैं R4 बना दूंगी ना तो ये आइडेंटिटी ही बन जाएगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, 4। तो इस मैट्रिक्स का रैंक तो भैया 4 है, तो गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, बिल्कुल गलत। अब दूसरा देखते हैं। अब ये QPV आ गया है ना, तीनों की तीनों मैट्रिसेस में क्या आ गया, QPV। P मतलब कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी मेरे को पता है QV का मतलब होता है V-AV, है ना। तो QPV का मतलब हो जाएगा PV डैश, यानी कि ट्रांसपोज है, इंटू PV। ओपन करूं, ये रिवर्सल हो जाएगा, रिवर्सल वो करता है ना, इंटू PV। ये क्या बन रहा है, P-AP इंटू में V। अभी मैंने पीछे किया था हमने सिमिलर का कंसेप्ट, कि अगर A मैट्रिक्स सिमिलर है B के, तो B को मैं लिख सकती हूँ P-AP, यानी कि ये कोई मैट्रिक्स है जो A के सिमिलर है। मैंने लेट कर लिया, B कोई मैट्रिक्स है जो A के क्या है, सिमिलर है। समझ रहे हो? इस केस में यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स मुझे दे रखी है B, C और D ऑप्शन में, इनकी जो मैट्रिक्स बनेगी, जैसे कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की ये मैट्रिक्स है V-AV, वैसे ही इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या आएगी, B। लेट कर ली मैंने, B आ रही है वो, और वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, सिमिलर होगी इसके। अभी सिमिलर मैट्रिक्स में मैंने 3 चीजें की थी, क्या होती है, CMR, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल और रैंक। इसमें सबसे इजी चीज ये चेक करनी रहती है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनाएंगी इनका रैंक क्या होना चाहिए, इस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। इसका रैंक मेरे पास कितना आना चाहिए, 4। तो इनका बनाओ क्वाड्रेटिक फॉर्म, रैंक चेक करो, अगर रैंक किसी का 4 आ रहा है तो वो करेक्ट है, अदरवाइज बाकी रॉन्ग है। ठीक है, बना के दिखाऊं, ये कर लोगे, कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा, करके देखो फटाफट से। और ना वही है, दिसंबर 2 था, 3B पार्ट का क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि एक से ज्यादा आपके वो होंगे, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। और जब भी ऐसा केस होता है ना, मोस्टली तुम लास्ट पार्ट वाला चेक किया करो, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना उसका मेन मोटिव होता है कि बच्चों का टाइम वेस्ट करना। मतलब ये नहीं कि टाइम वेस्ट करना चाहते हैं आपका, बट आपकी नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि कितनी फास्ट कर सकते हो। आंसर मोस्टली लास्ट वाला देते हैं, देखें करके, एक्स वाई और जेड डब्ल्यू, यानी कि 4 कोफिशिएंट है, बना लिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का 1, जेड स्क्वायर का 0, डब्ल्यू स्क्वायर का 0, यही हो जाएगा। उसके बाद एक्स जेड का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, एक्स वाई का भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे लगा दो 0 वाई एक्स, और फिर ये भी आ जाएगा 0। पहले जिसके हैं वो लिख लेते हैं हम। जेड डब्ल्यू का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जेड लो, वहां पे डब्ल्यू लो, ये आ गया। कितना है अभी कोफिशिएंट,
कहाँ गई मैट्रिक्स, -ZW -1/2, और बाकी सब क्या बन जाएंगे, 0। ये मैट्रिक्स अच्छे से नहीं बनी ना, मैट्रिक्स अच्छे से बनाते हैं, मैट्रिक्स बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये बन जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। उसके बाद 0 0 0 और -ZW था यानी -1/2 -1/2, यही बनेगा ना, ZW XY ZW XY ZW, ये WX का बनेगा, कोफिशिएंट मुझे दे रखा है ZW का, ये रहा Z, ये रहा W, ठीक है। यहाँ पे ये रहा W, ये रहा Z, ये आ जाएगा। ये लो, इस मैट्रिक्स का रैंक चेक करो, यहाँ पे 1 है, ये भी नहीं कैंसिल हो सकता है ना, क्योंकि इसके नीचे कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, ये इसके नीचे भी कोई नॉन जीरो नहीं है, इसको भी नहीं कर सकते। अभी इसके ऊपर भी कोई नॉन जीरो नहीं है, इसको भी नहीं कर सकते कुछ, यानी कि इसका रैंक क्या आ रहा है, 4। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट का क्वेश्चन है। करोगे ना चेक तो इनका रैंक <4 आएगा, ठीक है। तो चलिए, डी ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट। तो इस ऐसे सम को ऐसे ही करके देखना है। कैसे किया, एक और बाहर में कंसेप्ट समझा देती हूँ। क्यू वी हमेशा इसके इक्वल होता है। अब मुझे क्यू पी वी निकालना है, तो मैंने वी की जगह पी वी पुट कर दिया। ये इस टाइप की मैट्रिक्स आ गई, बीच में आ गया पी डैश ए पी। अब ये पी डैश ए पी किसके इक्वल आ रहा है, यानी कि ये ऐसी कोई मैट्रिक्स बनेगी जो ए के साथ सिमिलर होगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लेट कर लिया मैंने, वो बी मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है इसकी जो मैट्रिक्स होगी वो इसके सिमिलर होगी। सिमिलर है तो दोनों का रैंक कैसा होना चाहिए, सेम। तो इनका रैंक चेक किया, लास्ट वन का ही 4 आया, बाकियों का <4 आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये द मैट्रिक्स है, इसको चेक करना है मुझे कैसी है, पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है कि क्या है। तो इसकी मैं कैसे चेक करूंगी, आइगन वैल्यू निकाल लो, समझ रहे हो। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, इसकी निकालो आइगन वैल्यूज। अगर तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज मेरे पास क्या आ रही है, <0 आ रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आ रही है, तो फिर ये आ जाएगा पॉजिटिव डेफिनेट। और अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव। वैसे इसका आंसर है ए। निकाल के देखना है इसकी सारी आइगन वैल्यू <0। इस फॉर्मूले से ही निकाल पाओगे आप, ठीक है। क्योंकि 3x3 की है, ट्रेस और डिटर्मिनेंट से 2 वेरिएबल तो आ जाएंगे, तीसरा नहीं आएगा फिर आइगन वैल्यू, फिर वो तीसरे का पंगा पड़ेगा। चलो आगे चले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर पॉजिटिव डेफिनेट। इसमें भी सेम चीज, हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू को ही निकालना है। क्या करना है मुझे, आइगन वैल्यू निकालनी है इसकी। देख लो भाई, अगर कोई बन रही है तो a माइनस लैम्डा आई का करके, ये तो सिंपल ट्रेस से हो जाएगी क्योंकि 2x2 की है। फर्स्ट मैट्रिक्स का देखो, ट्रेस क्या आ रहा है 4 और डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट भी छोड़ो, मैंने शॉर्टकट बताया था आपको। अगर इफ ईच रो का सम सेम आ रहा है, इस रो का सम भी 3 आ रहा है, इस रो का सम भी 3 आ रहा है, यानी कि 3 आइगन वैल्यू तो हो ही जाएगी, है ना। तो एक आइगन वैल्यू 3 होगी, लेट कर लिया, दूसरी क्या है x, और सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या हो जाता है, ट्रेस, यानी कि 4 के इक्वल आ गया। तो दूसरी आइगन वैल्यू 1 आ गई, तो इसकी आइगन वैल्यू आ गई मेरे पास 3 और 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही दूसरी का चेक करें, दूसरी में भी देखो, इस रो का सम भी 3 आ रहा है, इस रो का भी 3 आ रहा है, यानी कि इसकी एक आइगन वैल्यू 3 आ जाएगी, दूसरी x मान ली। ट्रेस कितना आ गया इस केस में, 1 + 1 2, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई, नेगेटिव आ गई, यानी कि ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। नेक्स्ट देखो, 4 - 1 3, बिल्कुल। तो इसकी एक आइगन वैल्यू तो 3 आ गई, दूसरी मैंने x मान ली। ट्रेस क्या हो गया, 4 + 4 8, तो x मेरे पास आ गया 8 - 3 5 आ गया, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, 3 और 5, तो ये भी पॉजिटिव डेफिनेट है। लास्ट वन 4 4, सम 4 4 आ रहा है, यानी कि 4 तो है इसकी आइगन वैल्यू। दूसरी लेट कर ली x, और ट्रेस क्या है 0, तो ये नेगेटिव आ गया, यानी कि ये नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन से करेक्ट हो गए मेरे पास, A एंड C।
डन, डन आर डन। नेक्स्ट मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन मैं किस पे छोड़ती हूँ, अभी आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि आपको होमवर्क भी देना चाहिए ना, ताकि आप करके आओ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको समझाने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो इसको ट्राई करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में इसका आंसर बताओ क्या होगा ABCD। और प्लीज़ अगर वीडियो देखो, पूरी देखो, फ़ायदा है आपका, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं आपसे और कुछ समझाया ही जा रहा है, कोई रॉन्ग कंसेप्ट भी नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसका ऑप्शन कमेंट में ज़रूर बताना क्या आंसर है इसका, और बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। चलिए, ये हमारी PDF हो चुकी है। चलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।